हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धन जी। आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जिस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स हुए हैं, जो कि आपको पता है कि आंसर की आ गया है और आंसर की में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम रिव्यू के समय लेते समय बताया गया था कि ये क्वेश्चंस थे, लेकिन वे सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं जो एनटीपीसी के द्वारा, उसको देखेंगे और डेट वाइज दोनों शिफ्टों को सॉल्व करते चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक वीडियो का सेशंस लेने वाले हैं। जो वीडियो होगा यह आपके प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आज के देखेंगे हम लोग जो 28 तारीख को, जो कि फर्स्ट दिन 28 दिसंबर 2021 से जो पेपर हुआ था, तो जो फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं उसको देखेंगे। इसी प्रकार से लगातार हम लोग देखेंगे कि 28 के बाद यह क्या है, फेज 1 है। फेज 1 के 28 तारीख का जो पेपर हुआ था उसको आज देखेंगे। फिर उसके बाद अगले 29 तारीख को, 30 तारीख को, फिर 4 तारीख को हुआ था तो 4 तारीख को, तो लगातार देखेंगे। एक वीडियो में हम लोग एक दिन के दोनों शिफ्टों का क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से वीडियो आपके बने हैं, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बने हैं इस 28 तारीख वाले पेपर में। और एक बात और, इस जो पेपर है आप 28 तारीख के पेपर को निकाल कर देख सकते हैं। 28/12/2020 का जो पेपर हुआ था, जो फर्स्ट दिन ही पेपर हुआ था, उसी के फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड फेज का जो क्वेश्चंस है सेम यही क्वेश्चंस है। क्योंकि आपको जो आंसर की आया है उस आंसर की से आपके जीके जीएस को निकाला गया है। तो हम लोग इस सेशंस में आपको जीके जीएस को देखने वाले हैं कि जीके जीएस कौन कौन से बने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय न व्यतीत करके जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो आइए देखते हैं। यह रहा आपका, यह क्या है, एनटीपीसी फेज 1 का 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस आपको देखने को पहले मिलेगा। यानी कि पहला बार अभी पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बना है, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, आपसे पूछा है कि सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध था बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना थी। तो यह क्वेश्चन आपसे बना था कि बताइए कि जो बेटियों के लिए सुकन्या योजना का संबंध किससे है, मतलब कहेगा सुकन्या योजना का संबंध किससे है, तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार के बचत से था। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो यह हुआ था आपके गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में। एक और बात, हम आपको एकाएक करके दिखा रहे हैं ताकि क्वेश्चंस आपसे पूछें तो अपने मन में जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था, तो अगर आपको याद है तो बोलिए कि गुवाहाटी असम में, फिर हम आपको बता देंगे। तो यह क्वेश्चंस बना था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी के असम में। फिर अगला क्वेश्चन बना था कि जो सेरी कल्चर किससे संबंधित है। सेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो सेरी कल्चर जो संबंधित है किससे, तो सेरी कल्चर संबंधित है रेस कीट, जो रेस के कीट पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है, शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है, शिमला में स्थित है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, शिमला होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुडुनकुलाल नाभिकीय विद्युत परियोजना, जो कुडुनकुलाल जो नाभिकीय विद्युत परियोजना है कहाँ स्थित है। यह था केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में। फिर अगला क्वेश्चन है कि कुडुनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो यह बताइएगा कहाँ है, तो यह है आपका तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला है कि जो जिलाधारा कहाँ पर स्थित है, यह था केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, कुडुकुलाल नाभिकीय विद्युत परियोजना। पूछ सकता है कि जो कुडुकुलाल नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु में है। जो जिलाधारा कहाँ स्थित है, तो जो जिलाधारा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। संसद में, ठीक है, आपका बताना है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह 23 मई 1986 को पारित हुआ था।
कब हुआ था? तो संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मतलब कि आपको बताना था कि जो बिम्स्टेक होता है, जो बिम्स्टेक में कौन सा सदस्य जो है निम्न में से नहीं है? तो चीन, भारत, भूटान, नेपाल। तो जो चीन है वह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश और श्रीलंका इत्यादि जो है आपके बिम्स्टेक के हैं। तो चीन जो है बिम्स्टेक सदस्यों का देश नहीं है। बे ऑफ बंगाल ऑफ इनिशिएटिव कॉर्पोरेशन जो इसको फुल फॉर्म होता है। तो एक क्वेश्चन भी आपसे बना था। अगला क्वेश्चन क्या है? इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? आपको बताना था कि इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, यह भी क्वेश्चन आपसे बना था। तो इसरो द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला था कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 80 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? आपसे बताना था कि किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है क्या है, 80 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता ही है कि द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, तो यह वहां पर भी क्या हो जाएगा? 80 kg का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। एक क्वेश्चन बना था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। एक क्वेश्चन बना था। फिर बना था क्वेश्चन कि लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन बना था। राज तरंगणी के लेखक कौन है? कल्हण है। राज तरंगणी के लेखक कौन है? कल्हण है। पानीपत के दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था यह किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको पता है कि पानीपत का लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बने हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? आपसे ये भी क्वेश्चंस बना था कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक क्वेश्चन बना था कि जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया था? तो सबको पता है कि ये कौन है? आकित्यम अच्युतन है। ठीक है, आकित्यम अच्युतम नाम्बुदिरी वाला, यह मलयालम भाषा के लेखक हैं। इनको क्या मिला था? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन आपको बने हैं। एक और बात कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके हैं एनटीपीसी 28 तारीख के 28/12/2021 के, ये सारे के सारे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जीके जीएस से, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। ऐसे करा देने से क्या होगा ना कि आपके आने वाले एग्जाम से आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बना था, हो सके वो क्वेश्चंस रिपीट करें। तो एक बार जरूर आप लोग इसको देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो यह मिला था आकित्यम अच्युतन को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चंस बना था। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? यह क्वेश्चंस बना है, 2-3 क्लासों में बना है, 2-3 क्वेश्चंस मतलब कि 2-3 शिफ्टों में भी बना है। तो दिल्ली से वाराणसी तक याद रखिएगा कि जो पहला वंदे भारत है यह कहाँ से चला? तो दिल्ली से वाराणसी तक चला, और यह 17 फरवरी 2019 को चलाया गया था। तो यह भी याद रखिएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कब चलाया गया था? तो 17 फरवरी 2019 को, और यह दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य
के तट सबसे लंबी है। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन बना कि बताना है कि समुद्री तट से लगा राज्य, मतलब कि कौन सा राज्य है जो समुद्र तट से सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, तो गुजरात है। फिर अगला क्वेश्चन बना कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर होता है। चेचक के खोज, चेचक किससे फैलता है, तो चेचक किससे फैलता है, तो चेचक आपके विषाणु से फैलता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपसे बने हैं कि चेचक किससे होता है, तो जीवाणु विषाणु से, तो विषाणु से। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया है, यानी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को किसके साथ विलय कर दिया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुए हैं दो बैंक, एक है देना बैंक और दूसरा है विजया बैंक। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, जो बैंकों का विलय हुआ था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ देना बैंक और विजया बैंक को। अगला क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम है। आपको इसमें से बताना है कि डीआरडीओ ने एक रॉकेट लॉन्चर विकसित किया था, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पिनाक। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पिनाक है, पिनाक क्या है, तो पिनाक एक रॉकेट लॉन्चर है। क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे क्या है, इसमें से देखिए, आपसे निम्न में से छांटना था कि कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा या नहीं है, या बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे ये भी बना था, निम्न में से छांटने को दिया था कि ताजमहल ऐसे करके था, लाल किला ऐसे करके था, और एक ऑप्शन उसमें था बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा जो है आपके दिल्ली में नहीं है, फतेहपुर सीकरी में है। अगला है, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं। आपको बताना है कि जो दक्षिणी अमेरिका देश है उसमें लैंडलॉक्ड कंट्री कौन आता है, तो पराग्वे और बोलीविया। जो दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि एक होता है उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है, इसमें पूछा कि लैंडलॉक्ड देश कौन से हैं, तो वे पराग्वे हैं और बोलीविया हैं। अगले देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है, तो देख लीजिएगा। आपसे पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि निम्न में से बताना था, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से 4 ऑप्शंस दे दिए थे, और पूछा था कि कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस दे दिए थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, और आपसे पूछा कि बताइए 7 सिस्टर कौन है। तो आपको पता है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं, पूर्व उत्तर जो राज्य हैं, वे सारे के सारे आपके 7 सिस्टर में आते हैं, जबकि सिक्किम जो है आपके नहीं आते हैं। तो उसमें से ऑप्शन छांटना था, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा 7 सिस्टर का नहीं है, तो सिक्किम नहीं है। अगला, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन रहेगा, इस बार बनेगा, क्योंकि यह फेमस क्वेश्चन हो गया है कि पट्टचित्र, यह आने वाले एनटीपीसी में भी बनेगा और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बताइए कि पट्टचित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो पट्टचित्रकला कहेगा तो उड़ीसा से संबंधित है। पट्टचित्रकला उड़ीसा से। कौन सा महारत्न कंपनी है, यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंपनी महारत्न है, कौन कौन से कंपनी नवरत्न है। तो कौन से इसमें छांटना था, 2-3 मतलब कि 3 ऑप्शंस में आपके नवरत्न दे दिए थे और एक था महारत्न। तो याद रखिएगा विकल्प से कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, उस ऑप्शंस में कोल इंडिया लिमिटेड था। कोल इंडिया लिमिटेड भी क्या है, एक आपका महारत्न कंपनी है। तो याद रखिएगा कि कोल इंडिया कंपनी एक महारत्न कंपनी है। पदार्थ का मात्रा, जो पदार्थ के मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है। जो पदार्थ होता है उसके मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसमें नहीं, मतलब कि ध्वनि संचरण किसमें नहीं होता है। आपको बताना है कि ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। तो आपको पता है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। और भाई आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि एनटीपीसी से आपको प्रत्येक शिफ्ट से क्वेश्चंस निकाल कर टाइप करने में मेहनत लगता है। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं उनको कम से कम एनटीपीसी जो CBT 1 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चनों का अनुभव हो सके, ताकि आने वाले जो एग्जाम हैं, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम है और CBT 2 जिनका है,
तो ग्रुप डी और सीबीटी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो होंगे ना क्वेश्चंस वहां से उठा के दे देते हैं। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चंस उठा के जो एस्थेटिक्स के रूप में होता है, जो जीके के रूप में होता है, वो आपके ग्रुप डी में भी डाल सकता है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसको कि आपने ऐसा क्वेश्चंस पूछा है जो कि आपको पता हो, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछा है, हो सके ग्रुप डी में हो। तो आप एक बार इसको जरूर देखेंगे और मेरे भाई वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को देख लें। तो आइए, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है, ऑप्शंस दिया था। मेहनत लगता है भाई, क्योंकि यह टाइप करके लाना है, क्योंकि 135 फोर्थ फेज तक आपका टाइप कर चुके हैं, तो आपको फोर्थ फेज तक, उसके बाद जैसे सेवेंथ फेज हुआ था, सेवेंथ फेज तक का आपका क्या करवा देंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट कर देंगे और आधा घंटा में, मतलब कि 25 से 30 मिनट में आपका दोनों खत्म हो जाएगा। आइए, दांडी स्थल गुजरात कहाँ स्थित है? तो सबको पता है। या आप स्थल देखिए, अब तो सबको पता था कि दांडी गुजरात में है, लेकिन यह पूछ दिया था कि किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, यह है नसवारी जिले में, नवसारी जिले में। कौन? नवसारी जिले में। तो याद रखिएगा कि दांडी जो स्थल गुजरात में है वह नवसारी जिला में स्थित है। फिर बना था कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। मरुस्थल से भी क्वेश्चंस बन रहा है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग के नीदरलैंड में स्थित है। द हेग के नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब, मतलब कि आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुआ था। ये भी क्वेश्चंस बना है। सहजीवी पौधे कौन कौन से हैं? तो जो लाइकेन है, आपको बताना था, निम्न से छांटना था कि इसमें बताना था कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। तो लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पौधा है। अगला क्वेश्चंस को देखते हैं, अगले क्वेश्चंस क्या बने हैं। ठीक है, 1933 में पाकिस्तान के नाम किसने दिया था? आपको बताना है कि 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था। तो यहाँ पे बौधरी नहीं है, चौधरी रहमत अली है। क्या है? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। रहमत अली के द्वारा कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1933 को, 1933 को किया गया था। तो इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा कि 28 जनवरी 1933 को किया गया था। तो ये सारे के सारे जो आपने देखा, यह आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, 28/12/2020 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और सेकेंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं उसको भी देखेंगे। तो सारे के सारे आप लोग लगातार देखते रहिए, स्किप मत करिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बना है जिसको कि आपका जानना जरूरी है। देखिए सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस क्या बना, आपसे क्वेश्चंस बना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। फिर अगला बना कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1739 में ना, 1739 में हुआ, सॉरी 1757 में। ठीक है, तो जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, यह किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये भी बना था रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? आपको बताना है कि सापेक्षता के सिद्धांत को किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। पूछेगा कि सब पूछा था ये भी कि सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। सापेक्षता के सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। पहला संचार उपग्रह कौन है? तो एप्पल। ठीक है, फिर बना था कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है एन। क्या है? एन। तो जापान की मुद्रा पूछा था, तो जापान की मुद्रा है एन। फिर आपसे पूछा था बराक का फुल फॉर्म, एगो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बराक का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे भाभा है, भूविन लिखा गया है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो भाभा क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है? बराक क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बराक का फुल फॉर्म पूछा था कि जो बराक का फुल फॉर्म भी पूछा है और पूछा था कि कहाँ स्थित है। तो बराक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च मुंबई में। बराक कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला
टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। ठीक है, वर्गीकी का जनक या टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। अब फिर पूछा था कि 2020 में जो हुआ था 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। कौन? पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बने हैं। फिर और आगे देखिए क्या है, 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म अवार्ड से किसे दिया गया था? जो 45वां फिल्म फेयर हुआ उसमें बेस्ट अवार्ड किसको मिला? तो गली बॉय को। गली बॉय में किसने किया था? तो जो रणवीर सिंह जो है उनको मिला था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वहां पे एम.एन. राय नौ देखें, स्वराज पार्टी के, ठीक ना। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू दे रहा है, लेकिन संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें एम.एन. राय नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू थे, उसके द्वारा दिया गया था। तो ऐसे एम.एन. राय आता है कि संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम.एन. राय, लेकिन वहाँ पे एम.एन. राय नहीं था, तो स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन में संविधान सभा के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू 1934 में। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए संगीत उद्योगों में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये भी बना था कि ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? तो जो ग्रैमी अवार्ड हुआ था यह संगीत के क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह भी बना था कि संगीत के क्षेत्रों में कौन सा दिया जाता है अवार्ड? तो ग्रैमी अवार्ड। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? NIU क्या? NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। तो NI का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। तो याद रखिएगा NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे आपके फिर से अगले एग्जामों में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या बने हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन पूछा था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 के केरल में हुआ था। और बता दें मेरे भाई कि यह 28/12/2020 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या है? सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और यह आपके जो आंसर की आया है उस आंसर की में से निकाल के टाइप किया गया है। तो यह आपके 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, जिनका 28 तारीख का एग्जाम हुआ होगा उसको आप मिला सकते हैं कि आपके आंसर की में ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे या नहीं थे। तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नियत ताप पर गैसों का आयतन, यह भी क्वेश्चंस बना है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या बना है। नियत ताप पर गैसों का आयतन का दबाव के अनुसार व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? आपको बताना है कि जब ताप नियत था और तो गैसों का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम के अनुसार है? तो यह जो नियम है आपके बॉयल के नियम है। किसके नियम है? तो बॉयल के नियम स्थित है। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबद, जो गोल गुंबद है यह बीजापुर में स्थित है, बीजापुर के कर्नाटक में। तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर के कर्नाटक में। सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? यानी कि पूछा है कि जो सेब फल है उसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? तो उसको फायर ब्लाइट कहा जाता है, जिसे अग्नि निर्जा रोग भी कभी कभी हिंदी में लिखता है। अग्नि निर्जा रोग, जो निर्जा रोग है ये सारे के सारे। तो आपसे सेब में जो बैक्टीरिया से जो होने वाला रोग है उसको हम क्या कहते हैं? तो फायर ब्लाइट या अग्नि निर्जा कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, सबको पता है। सूर्य चमकीला सतह क्यों होता है? सूर्य का जो चमकीले सतह को क्या कहते हैं? जो सूर्य का जो चमकीला सतह होता है उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको आप फोटोस्फीयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं आप? फोटोस्फीयर कहते हैं। एक क्वेश्चन बने हैं।
तो सूर्य के चमकीले सतह को फोटोस्फीयर। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, विकल्प के अनुसार बड़ी आंत उसमें दिया हुआ था और यह रक्त परिसंचरण का भाग नहीं है। तो हृदय था, धमनी थी, शिराएं थी और ये सारे के सारे ऑप्शंस में थे। एक बड़ी आंत भी था, तो बड़ी आंत जो है आपको पता है कि यह रक्त परिसंचरण के लिए भाग नहीं लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे बड़ी आंत था। अगला था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय क्या है। देखिए एक में अभी बना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और उसी सीट में पूछ दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कब था, तो 1919 में कौन था, 1919 में कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी का जो साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है, जो साहित्य अकादमी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और सारा के सारा भाई यह ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के, ऐसा नहीं है कि यह एग्जाम रिव्यू से लिया गया क्वेश्चंस। जो आपके आंसर की में है यह सारे के सारे आपके आंसर की के जो दिए गए हैं वह सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। 28/12 शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि यह 28/12 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस है, जिसको कि आप ध्यान से देखिएगा। तो सारे के सारे हैं। तो भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो तारापुर महाराष्ट्र में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, ताकि और वीडियो इसके आगे सेशंस को बना सके। तो अगर आगे वीडियो चाहिए तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, और ताकि इस बच्चों को देख सकें। फिर आपसे पूछा था कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ कौन सा है, तो तारापुर महाराष्ट्र में। फिर आपको छांटना था कि अस्थायी मेमोरी नहीं है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है, कौन है, मतलब कि अस्थायी मेमोरी है। तो जो रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम जो होता है आपका अस्थायी मेमोरी है, ये भी पूछा था। अगला उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है, मतलब कि जो उर्वरक से संबंधित क्रांति हुआ था उसको हम ग्रेक क्रांति कहते हैं, या भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अरे जो ग्रेक क्रांति है किससे संबंधित है, आपके उर्वरक से संबंधित है। फिर आपको छांटना था कि कौन सा अदिश राशि था, उसमें चाल था, दाब था, दूरी था और ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसे छांटना था कौन सा इसमें अदिश राशि था। तो आपको पता है कि जैसे कि मिलाना था अदिश राशि में, तो जैसे दे दिया था क्रम दे दिया था, चाल, दूरी, ऐसे 3-3 गो 4-4 गो के ना होता है, ए में दे दिया है, बी में दे दिया है और सी में दे दिया था। तो जो ऑप्शंस था उसमें चाल, दाब और दूरी और ऊर्जा, एक ऑप्शंस में चारों के चारों करके दे दिया था, तो जो है अदिश राशि हैं। तो चाल, दाब, दूरी और ऊर्जा ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अदिश राशि हैं, और आपसे अदिश राशि ही पूछा था। अगला विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला, जो विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, मतलब कि विदेशी धरती पर कौन फहराए थे ध्वज, तो वह थे मैडम भिकाजी कामा। कौन थे, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है, तो अभी जो विधान परिषद है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो है वे है आंध्र प्रदेश। कौन है, तो विधान परिषद समाप्त करने वाला राज्य है जो है आंध्र प्रदेश है। अगला बना था कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो शिव कुमार शर्मा है कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। क्या है, संतूर वादक से संबंधित है। तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आंध्र प्रदेश, और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो सार्वजनिक बैंकों से। जो सार्वजनिक बैंक है, जो मिशन इंद्रधनुष था, ठीक है, यह सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से संबंधित था, उसमें दिया था। अच्छा, एगो इंद्रधनुष आता है, मिशन इंद्रधनुष, एगो इंद्रधनुष भी आता है, जैसे कि वो टीकाकरण से संबंधित एगो करके आता है। तो यह मिशन इंद्रधनुष था, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भी था। और एक और आता है टीका से, जो देता है। वायु प्रदूषक का संकेत कौन होता है, प्राकृतिक वायु जो प्रदूषक होता है उसके संकेतक कौन है, तो उसके संकेतक होते हैं आपके लाइकेन। तो बनता है कि वायु प्रदूषक का संकेत क्या होता है, तो लाइकेन होता है। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी,
गीता रहस्य की जो रचना है किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपके गीता रहस्य की रचना किया गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। धान के खेतों में कौन से गैस निकलता है, तो मीथेन। धान के खेत में कौन से गैस निकलते हैं, तो मीथेन निकलते हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 12 से जो 35 है आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच कितने कोण, मतलब कि आपको बताना है कि जो अक्षांश है और देशांतर रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो अक्षांश और देशांतर के बीच 66.5 डिग्री का कोण बनता है। तो याद रखिएगा अक्षांश और देशांतर के बीच, क्योंकि आपको पता है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो 0 36 9 1 10 8 9। तो आपसे यहाँ से बीच कोण पूछा था, जैसे पृथ्वी झुका है 23.5 डिग्री के, अब कहता है कि अक्षांश और देशांतर के बीच कितने डिग्री का कोण बना है, तो 66 डिग्री का बना है। तो ये सारे के सारे आपके थे, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। लगभग हम लोग 30 मिनट में इस क्वेश्चंस को समाप्त कर दिए हैं। आप लोगों को लिए टाइम लाइन भी लगा दिया जाएगा, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन कहाँ तक है और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कहाँ हैं। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए और आगे भी अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को अगर चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हाँ हमें अगले शिफ्ट का क्वेश्चंस को एनालिसिस करवा दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, एक बार रूबरू करवा दीजिए, जिससे कि आने वाले शिफ्टों में हो सके। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरे भाई, ताकि और लोगों को फायदा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।